नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम साइंस दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि सप्ताह भर की विज्ञान खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए। तो चलिए देखते हैं इस सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके लिए पटल पर है, कौन सा है तो देखिए, डायवर्टिकुलर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डायवर्टिकुलर एक रोग है, इसके संबंध में दो कथन दिए गए हैं, वह आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। पहला कथन क्या है तो इस रोग में कोलन की दीवार में छोटे छोटे उभार या थैलियां, जिन्हें डायवर्टिकुला कहते हैं, बन जाती हैं। दूसरा है, इसके लक्षणों में पेट दर्द, बुखार, मतली, उल्टी और कब्ज या दस्त शामिल हो सकते हैं। अब आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो देखिए, ये कोलन की दीवार यानी बड़ी आंत को कोलन कहते हैं, उसकी दीवार में छोटे छोटे उभार या थैलियां बन जाती हैं, जिनको डायवर्टिकुला कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। और इसमें लक्षण की बात करें तो पेट दर्द, बुखार, मतली, उल्टी और कब्ज दस्त शामिल है, ये भी सही है। तो दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। तो यहां पर आपका सी विकल्प सही है। व्याख्या को देख लेते हैं। तो देखिए, डायवर्टिकुलर रोग जो होता है उसको डायवर्टिकुलोसिस इस भी कहते हैं। और ये वो कंडीशन होती है जिसमें जो बड़ी आंत होती है उसकी दीवारों में क्या होता है, इस तरह की कुछ स्थिति हो जाती है। आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है ये वाली चीजें। और ये छोटे छोटे उभार होते हैं या थैलियां होती हैं। इन्हीं थैलियों को, इन्हीं उभारों को डायवर्टिकुला कहा जाता है। इसलिए आपका पहला कथन सही है। ये थैलियां अक्सर क्या होती हैं, मांसपेशियों की जो परत होती है, जो लेयर होती है, ये जब वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, उसी के कारण ये थैलियां बन जाती हैं। और ये बेसिकली जब लंबे समय तक कब्ज की स्थिति बनी होती है, या आपने फाइबर वाली चीजें कम खाई हैं, आपके फूड में फाइबर नहीं है, तो भी ये लंबे समय तक ऐसी कंडीशन होने पर मांसपेशियों की जो उस पर दबाव पड़ता है और उसकी वजह से क्या होती है, कमजोर होने के कारण ये बनती है। ये थैलियां आमतौर पर क्या होती हैं, नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, हानिकारक नहीं होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में उसमें सूजन आ जाती है और वो संक्रमण भी उसमें हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, डायवर्टिकुलोसिस इस कंडीशन को ही कहेंगे जब उसमें सूजन आ जाएगा और उसमें संक्रमण हो जाएगा। अब मैंने आपको कारण शुरू में ही बताया, तो इसमें फाइबर जब कम आपके बॉडी में होगा तो ऐसी दशा में, या ज्यादा आप प्रोसेस्ड फूड खाते हो, प्रोसेस्ड फूड आप जान ही रहे हैं, जो जंक फूड आजकल होता है जिसको प्रोसेस किया जाता है, तो ऐसे अगर खाने का इस्तेमाल आप ज्यादा करते हैं, पिज्जा, बर्गर और हेन तेन जो भी इस तरह की चीजें हैं, तो वो क्या करेंगे, उसमें फाइबर तो होता नहीं है। और प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए भी सही नहीं माना जाता है। तो डायवर्टिकुलर रोग की उत्पत्ति के कारणों में इसको माना जाता है। अब यूके ने कहा है कि आहार सर्वेक्षण किया, और उसमें इसने पता लगाया कि वर्तमान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दैनिक फाइबर सेवन का जितना प्रतिशत सेवन करना चाहिए उसका 60% कम वो सेवन कर रहे हैं। तो केवल हम कह सकते हैं 60% ही खा रहे हैं, जितना फाइबर खाना चाहिए उसका 60% ही खा रहे हैं, 40% की कमी है। ठीक है, तो कुछ लोगों में डायवर्टिकुलर रोग जो है डेवलप होने और दूसरों में न होने के कारणों को हम ये कहें कि सिर्फ यही कारण है, तो ऐसा नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं जहां पर किसी एक में दूसरा कारण हो, किसी एक में दूसरा हो, लेकिन एक सर्वेक्षण से ये बात जरूर पता चल रही है कि जितना फाइबर खाना चाहिए व्यक्ति को उसका वो 40% कम खा रहा है, 60% ही उसका खा रहा है। तो ये एक कारण है। अब इसके लक्षणों में पेट दर्द होता है, बुखार होता है, मतली, उल्टी, कब्ज या दस्त शामिल हो सकते हैं, इसलिए दूसरा कथन भी आपका सही था। तो फिलहाल यहाँ पर आपके दोनों कथन सही थे। अगला प्रश्न है, पोर्टुलाका पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोर्टुलाका पुष्प है, ये एक फूल है। पहला कथन है, यह पौधा भारतीय स्थानिक प्रजातियों की सूची में शामिल हो गया है। दूसरा यह है, ये रसीले पौधे अपनी कठोरता, जल भंडारण, ऊतकों और चरम वातावरण के लिए अनुकूलन के लिए जाने जाते हैं। अब इसमें से पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। अब देखिए, सही नहीं है पूछा जा रहा है तो गौर करना है। तो ये पौधा स्थानिक प्रजातियों की सूची में शामिल हो गया है, बिल्कुल हो गया है। और ये रसीले पौधे अपनी कठोरता, जल भंडारण, ऊतकों और चरम वातावरण के अनुकूलन के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल जाने जाते हैं। तो ये दोनों कथन सही हैं। अब पूछ रहा है सही नहीं है, तो इस लिहाज से आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। व्याख्या को देख लेते हैं। तो देखिए, ये वो पुष्प है, ये वो फूल है। इसको पहले आप देख लीजिए कहाँ पाया गया है, तो जयपुर के निकट अरावली पहाड़ियों में फूलों की नई प्रजाति की इसकी खोज की गई है। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि इस पोर्टुलाका जो पुष्प है इसको आप देख लीजिए, इसको भारत के रूप में, इस प्रजाति को भारत के रूप में, भारत की स्थानिक प्रजाति के तौर पर इसको कहा गया कि भारत में स्थानिक, स्थानिक प्रजाति का मतलब होता है जो किसी विशेष जगह पर पाया जाता है, वो विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है, विशेष देश में ही पाया जाता हो, तो वो स्थानिक कहा जाता है। भारत के संदर्भ में इसको स्थानिक कहा गया। पोर्टुलाका जो पौधा है भारतीय स्थानिक प्रजातियों की सूची में शामिल हो गया है, इसलिए कथन आपका एक सही है। जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में
अगर हंगुल पाया जाता है तो जम्मू कश्मीर के लिए वो स्थानिक है। उसी तरह से इस पुष्प की बात यहाँ की जा रही है, तो पोर्टुलाका का जो पौधा है भारतीय स्थानिक प्रजातियों की सूची में शामिल हो गया है। अब ये पोर्टुलाका जीनस में वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 153 प्रजातियां शामिल हैं और मुख्य रूप से ये कहाँ पाया जाता है तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में ये पाया जाता है। फिलहाल पोर्टुलाका की बात करें तो भारत के लिए स्थानिक की श्रेणी में शामिल हो गया है। अब ये पौधे कैसे होते हैं तो ये रसीले होते हैं, इसमें कठोरता भी होती है और जल भंडारण क्षमता होती है। अपने ऊतकों में क्या करते हैं, जल भंडारण कर लेते हैं, जिससे कि जो अगर चरम परिस्थिति भी होगी, बहुत गर्मी भी पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में भी ये उस वातावरण के लिए अपने को अनुकूल बना लेते हैं। अतः कथन 2 भी आपका सही है। भारत में इनकी 11 प्रजातियां ज्ञात हैं, जिनमें से 4 स्थानिक प्रजातियां शामिल हैं जो ज्यादातर शुष्क और अर्ध शुष्क आवासों में वितरित हैं। अगला प्रश्न है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह क्वांटम संचार की एक नई तकनीक है जो क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम एंटेंगलमेंट पर आधारित है। दूसरा है, क्वांटम एंटेंगलमेंट में कई क्वांटम कण जुड़े होते हैं। अब यहां आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। हाल ही में आप देखे होंगे IIT दिल्ली में QKD के संबंध में एक परीक्षण हुआ है। अब उसमें 1 किलोमीटर तक के रेंज में इसको प्रयोग किया गया और वो प्रयोग सफल भी रहा, तो इस लिहाज से इसकी चर्चा हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये सफलतापूर्वक हम इस काम को कर ले जाते हैं तो हमारा जो संचार है वो बहुत सेफ हो जाएगा, बहुत सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि जो क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है उसमें क्या होता है, जो 2 कण होते हैं, जैसे प्रकाश का सबसे छोटा कण जो होता है फोटान हो गया मान लीजिए, तो ये क्या होता है कि जो इसमें 2 जो छोटे कण हुए, क्वांटम का मतलब ही है जो बहुत छोटे कणों का अध्ययन जहां पर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, बहुत छोटे छोटे कणों का अध्ययन। इसमें जो एंटेंगलमेंट होता है उसमें एक छोटा कण दूसरे कण से इस तरह से संबद्ध हो जाता है कि इसकी दूरी चाहे जितनी ज्यादा हो, एक मान लीजिए दिल्ली में है, दूसरा मुंबई में है, मान लीजिए 2 बॉल है, 2 कण की जगह 2 बॉल मान लीजिए। अब एक बॉल पर अगर कोई प्रभाव उत्पन्न किया जाता है तो दूसरे भी प्रभावित होने लगती है। इस प्रकार का इनमें जुड़ाव हो जाता है, इसी को एंटेंगलमेंट कहते हैं। तो इसी के आधार पर यहाँ पर एक विधि होती है जिसमें कि इसको संचार को सुरक्षित बनाया जाता है। अब इसमें हाल ही में शोधकर्ताओं ने क्या किया है तो 1 किलोमीटर की दूरी तक फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक के जरिए क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। कहां पर किया है तो IIT दिल्ली में किया है। ठीक है, IIT दिल्ली के इसमें वैज्ञानिक भी, उनका भी योगदान है। इससे पहले इसरो ने 2021 में 300 मीटर से अधिक दूरी तक पहला फ्री स्पेस क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन QKD का एक प्रदर्शन किया था, लेकिन ये जो अभी किया गया है ये सफल भी रहा है। और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटम संचार की एक नई तकनीक है जो क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम एंटेंगलमेंट पर आधारित है। क्वांटम एंटेंगलमेंट आपको बताया ही है, जिसमें एक दूसरे से इस प्रकार से संबंध होता है कि इसमें अगर कोई भी इफेक्ट डाला जाएगा तो इस पे अपने आप दिखने लगेगा, इससे एक संचार में कोई बाधा आती है तो वो पकड़ में आ जाता है। इसलिए आपका पहला कथन सही है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है तो विज्ञान की एक शाखा होती है जो कि बहुत छोटे कण के एक समय में कण और तरंग दोनों तरह से व्यवहार करता है, तो बहुत छोटे कणों के अध्ययन से संबंधित होती है। बहुत छोटा कण जो होता है वो कण की भी तरह व्यवहार करता है और तरंगों की तरह भी व्यवहार करता है, तो इसीलिए इसको तरंग कण द्वैत भी कहा जाता है, जिसका मतलब ही है कि एक कण कभी तरंग की तरह बिहेव करेगा तो कभी एक कण की तरह। अब क्वांटम एंटेंगलमेंट में कई क्वांटम कण इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं कि एक कण की स्थिति दूसरे कण को तुरंत इफेक्टिव करती है, चाहे वो एक दूसरे से कितने दूर हो, जो पहले ही मैंने आपको बताया। दूसरा भी कथन आपका सही है। अगला है सिकल सेल रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वंशानुगत रक्त विकार है। इसमें हीमोग्लोबिन की संरचना में गड़बड़ी के कारण लाल रक्त कोशिकाएं दराती सिकल के आकार की हो जाती हैं। तो आपके इस दोनों कथनों के आधार पर बताना है कि कौन सा कथन सही। तो देखिए दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, क्योंकि एक वंशानुगत रक्त विकार भी है और दूसरा भी आपका कथन सही है। तो देखिए इसमें क्या है कि हाल ही में जो खबर आई उसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स, इनके सहयोग से सिकल सेल रोग के उपचार के लिए एक नई दवा विकसित की गई है। इसी की वजह से ये चर्चा में आया। तो चर्चा में इसलिए आया कि सिकल सेल की नई दवा को डेवलप किया गया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है तो एम्स दिल्ली के द्वारा और साथ ही जनजातीय कार्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इन दोनों के सहयोग से। अब यहां पर इस नई दवा के विकास के लिए एक प्रतियोगिता की बात की जा रही है। विकास नहीं किया गया है बल्कि एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है, तो की जाएगी, तो इस वजह से इसकी चर्चा हो रही है। यहां क्षमा करिएगा, मैंने आपको बता दिया कि विकसित की गई, दरअसल दवा के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, इसके लिए चर्चा हुई है। अब सिकल सेल रोग क्या है बेसिकली इसको देखिए तो ये एक अनुमान वंशानुगत रक्त विकार है, यानी कि
अगर आपको हुआ तो अगले आपके वंशानुगत यानी कि अगले वंश में भी वो हो सकता है। इसलिए आपका पहला कथन सही है। इसमें हीमोग्लोबिन की संरचना में गड़बड़ी हो जाती है और उसी के कारण जो आपकी आरबीसीज हैं यानी कि लाल रक्त कणिकाएं हैं वो उनका आकार बदल जाता है। और उनका आकार कैसा हो जाता है तो यहां पर आप देखिए दराते की तरह इनका आकार हो जाता है, सिकल की तरह आकार हो जाता है, इसीलिए इनको सिकल सेल कहा जाता है। इसलिए कथन 2 भी आपका सही है। तो आरबीसी में होने वाला जो परिवर्तन है उसी की वजह से, इसके आकार में जो बदलाव है उसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये सिकल सेल इस रोग का नाम दिया गया है। अब ये कठोरता इसकी बढ़ जाती है जिससे शरीर में प्रभावी ढंग से इसका प्रसार भी बाधित हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा तो इसमें इस तरह से पीड़ित जो व्यक्ति होगा उसको एनीमिया हो जाएगा, उसका कोई अंग है उस अंग में क्षति आ जाएगी, या उसको कोई गंभीर दर्द, कम जीवन काल जैसी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी ये सब उसमें लक्षण दिखाई देने लगेंगे। ऐसी कोशिकाएं क्या होती हैं, जल्दी टूट जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन जो रक्त का प्रवाह है वो भी बाधित होता है। तो जब रक्त का प्रवाह ही नहीं होगा बॉडी में तो आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑर्गन्स को रक्त का प्रवाह होना चाहिए। तो शरीर के अंगों में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन जाता है, O2 का परिवहन प्रभावित होगा। तो ऐसी दिशा में तीव्र आपको क्या होगा, दर्द का अनुभव होगा, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा, आंखों की समस्या हो जाती है, संक्रमण बढ़ जाता है। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स जो है वो पैदा हो जाती है। इसीलिए इसको माना जाता है कि इसकी वजह से ये सारी दिक्कतें भी होती हैं। इस रोग के लिए सीमित दवाएं ही इस समय उपलब्ध हैं और मरीजों को उनकी जैसी सिचुएशन होती है उसके अनुसार उपचार नहीं मिल पाता है। इसी वजह से इसके लिए जो प्रतियोगिता आयोजित की जानी है इसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। अब विश्व सिकल सेल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है तो 19 जून को मनाया जाता है, वो भी इसी महीने में पड़ रहा है, तो ये भी एक कारण है इसकी चर्चा का। अब 2025 की थीम क्या है तो ग्लोबल एक्शन, लोकल इम्पैक्ट, एम्पावरिंग कम्युनिटीज फॉर द इफेक्टिव सेल्फ। तो ये एडवाइजरी, इसको याद रखिएगा आप, ये इसके थीम भी कभी कभी पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 71वां है। तो देखिए जो ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स है इसकी अगर बात करें तो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। पहला कथन सही है। दूसरा, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत का स्थान चौथा है, 71वां है, तो बिल्कुल ये भी आपका कथन सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इस लिहाज से आपका विकल्प डी हो जाएगा। चूंकि सही दोनों है, नहीं सही पूछ रहा है तो विकल्प डी हो जाएगा। तो देखिए ये इसमें पिछली बार भारत की जो पोजीशन थी वो 63वीं थी और 8 पायदान की गिरावट आई है और 71वीं पोजीशन भारत की हो गई है। कौन जारी करता है तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 जारी किया गया है, इसलिए पहला कथन सही है। रैंकिंग 71वें स्थान पर आ गई है, पिछले वर्ष 63वीं थी, दूसरा भी सही है। शीर्ष प्रदर्शन कौन किया तो स्वीडन ने किया है। स्वीडन के बाद फिनलैंड, फिर डेनमार्क, नॉर्वे और फिर स्विट्जरलैंड का स्थान है। 5 तत्परता कारक हैं जिसमें कि राजनीतिक प्रतिबद्धता, वित्त, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, नवाचार, बुनियादी ढांचा और शिक्षा और मानव पूंजी। इसके इंडेक्स के इन्हीं आधार पर इस इंडेक्स में मूल्यांकन किया जाता है कि आपके यहाँ राजनीतिक प्रतिबद्धता कितनी है, आपके यहाँ फाइनेंस की क्या स्थिति है, निवेश हो रहा है कि नहीं, नवाचार की क्या स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, शिक्षा और मानव पूंजी की क्या कंडीशन है। इसी के आधार पर फिलहाल इसमें 118 देश शामिल थे और 118 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो 71वीं रैंकिंग आई है। हालांकि भारत का कुछ क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। अब बारी आती है अभ्यास प्रश्न की। हाँ, उससे पहले एक प्रश्न और आपसे पूछते हैं। ये जो रैंकिंग जारी की गई है इस रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है, ये आप जरूर बताएंगे। उसके अलावा आज का अभ्यास प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है HIV एड्स एक विषाणु जनित या वायरल संक्रमण है। दूसरा, यह प्रतिरक्षा प्रणाली विशेष रूप से संक्रमण से लड़ने में प्रतिरक्षा प्रणाली की मदद करने वाली CD4 कोशिकाओं पर हमला करता है। अब इनमें से कौन सा कथन सही है या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।